किसुनपुर नामक गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, कैलाश, सुरेश और राकेश। तीनों मित्रों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उनका जीवन बहुत गरीबी में व्यतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। उन तीनों की दोस्ती इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव के लोग तारीफ करते नहीं थकते। तीनों सुबह होते ही काम की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल जाते। जब शाम होती तो तीनों एकत्रित होते और दिन भर की कमाई गई रकम को तीनों मिल बांटकर खर्च करते। एक बार उनके गांव में एक व्यापारी आया और उन तीनों दोस्तों के बारे में पूछने लगा। सुनो भाई, क्या तुम मुझे कैलाश, सुरेश और राकेश का पता बता सकते हो? अरे भाई, उन्हें कौन नहीं जानता। वह तो गांव के हीरे हैं, हीरे। सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है, उसी के पास में उनका घर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर वह व्यापारी उन तीनों मित्रों के घर पहुंचा और बोला, मेरा नाम हीरा लाल है और मैं चमकीले पत्थरों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे तुम तीनों मित्रों की तलाश थी। आप कौन हैं? मैंने आपको पहली बार देखा है। तुम सही कह रहे हो कैलाश, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ, वो भी तुम तीनों की मित्रता को देखकर। तुम्हारी मित्रता के चर्चे बहुत दूर दूर तक विख्यात हैं। हम कुछ समझे नहीं हुजूर, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी मित्रता के चर्चे सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारी गरीबी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम तीनों मेहनती और ईमानदार हो। तुम तीनों अगर चाहो तो अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि वह राज मैं तुम्हें भी बता दूं, जिस राज को मैंने वर्षों से अपने ही सीने में दफन कर रखा है। इसीलिए मुझे आज भी धन वैभव की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मेरा लाखों का व्यापार ज्यों का त्यों कायम है। हुजूर, वह कौन सा राज है? जरा हमें भी बताइए। उस बात को जानने के लिए तीनों मित्रों के मन में व्याकुलता जाग उठी। वे तीनों शंकाओं से घिर गए। वे तीनों एक किनारे पर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। न जाने ये कीमती पत्थरों का व्यापारी हमें कौन सा राज बताना चाहता है। मुझे लगता है यह कोई फरिश्ता है जो हमारी इस गरीबी को दूर करना चाहता है। जब वह तीनों मित्र यह बातें करके हीरालाल के पास आए तो हीरालाल कहने लगा, 12 वर्ष पहले की बात है, जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था। मेरे पिताजी वैद्य थे। उन्हीं की कमाई पर घर की रोजी रोटी चला करती थी। एक दिन मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आया। मेरी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। पिताजी ने उसका इलाज बताया। बेटा, अगर वे दुर्लभ बोटी ना मिली तो तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। तब मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यह बोटी कहाँ मिलेगी? बेटा, यह बोटी आसानी से नहीं मिलती है। जंगलों व पहाड़ों की खाक छाननी पड़ती है। बेटा, वह आसानी से नहीं मिलती है। उसको लाने के लिए बहुत वक्त लगता है। तब तक शायद तुम्हारी माँ इस दुनिया में ना रहे। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी से बूटियों का ब्यौरा लेकर मैं उन्हें दिन रात खोजता रहा। मैं कई दिनों तक दिन रात उसे खोजता रहा, लेकिन मुझे वह जीवन रक्षक औषधि नहीं मिल पाई। और 1 महीने बाद मैं हताश होकर वापस घर लौटने लगा
और घर पहुंचकर वहां मुझे एक बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, घर में ताला लगा हुआ था। पता नहीं पिताजी माँ को लेकर कहाँ चले गए थे। गांव के एक काका मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, काका पिताजी माँ को लेकर कहाँ गए हैं? घर में ताला क्यों लगा है? तुम आज लौटे हो हीरालाल? तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यह सब कैसे हो गया काका? माँ तो बीमार थी, पर पिताजी तो बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी माँ की भयानक बीमारी ने तुम्हारे पिताजी को भी अपने लपेटे में ले लिया। गांव के लोगों के बहुत प्रयास के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं सके। मैं कितना अभागा हूँ काका। मैं अंतिम समय में अपने माता पिता के दर्शन भी नहीं कर सका। धीरज रखो हीरालाल, मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। माँ पिताजी की मृत्यु का कारण वे बूटी थी जो मुझे समय पर ना मिल सकी। फिर मैंने अपने मन में ही निर्णय लिया कि मैं उस बूटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं उस बूटी को ढूंढने निकल पड़ा ताकि इस जड़ी बूटी के अभाव में फिर किसी की मृत्यु ना हो सके। उस बूटी की तलाश में मैं चलता ही रहा। फिर एक दिन मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां मैं आश्चर्यचकित ही रह गया। मेरी आंखें उस दृश्य की हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिस तरफ मेरी नजर जाती उस तरफ मुझे हीरे, पन्ने, मोती, मड़ियां आदि दिखाई देते। हे भगवान, ये कैसी जगह है जहाँ हीरे, पन्ने, मोती आदि पत्थरों के जैसे बिखरे पड़े हुए हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतने अनमोल खजाने को पाकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैं उस खुशी में उस जड़ी बूटी की तलाश करना ही भूल गया और मैं उस दौलत की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठा। मैंने सोचा, इस दौलत को कहीं अच्छी जगह छुपा देता हूँ। यदि इधर से कोई व्यक्ति गुजरा तो वह भी इसमें हिस्सेदारी मांगेगा। यह सोचकर मैंने उस दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। मुझे जब भी धन की आवश्यकता होती है, मैं वहीं जाकर हीरे मोती निकाल लाता हूँ। वह स्थान कहाँ है मान्यवर? वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस स्थान का पता बता सकता हूँ जहाँ आज भी बहुत सारा खजाना हीरे मोतियों की तरह बिखरा हुआ पड़ा है। उस खजाने के हासिल होते ही तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। व्यापारी की यह बात सुनकर सुरेश अचानक बोल उठा, अरे मान्यवर, आपकी बातें तो एक सुखद स्वप्न जैसी मालूम पड़ती हैं। यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है। यकीन तो तुम्हें तब होगा जब वह सारा दृश्य तुम अपनी आंखों से देखोगे। अगर ऐसी कोई जगह है तो हमें बताने का कष्ट करें। उस स्थान का पता बताने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या मान्यवर? तुम उस स्थान के बारे में किसी अन्य से नहीं कहोगे, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। फिर हीरालाल ने उस स्थान के बारे में तीनों मित्रों को बहुत विस्तार से बताया। लो, यह कुछ रुपए अपने जेब खर्च के लिए रख दो। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरी कही हुई बात को मनगढ़ंत कहानी नहीं मानोगे, अन्यथा मुझे बहुत अफसोस होगा। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हीरालाल अपने घर चला गया। वे तीनों मित्र आपस में कहने लगे,
क्या वास्तव में ऐसा स्थान कहीं होगा? कहीं वो हमें मूर्ख तो नहीं बना गया? मुझे तो हीरालाल की बातों में कोई छल कपट नजर नहीं आया। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना वहाँ हम सबको राह खर्च के लिए पैसे क्यों देता? तीनों मित्रों ने अपना अपना जरूरी सामान लिया और सफर के लिए निकल पड़े। राह में वे उचित स्थान देखकर आराम भी कर लेते। इस प्रकार उन्हें चलते चलते 4 दिन बीत गए। उनमें से सुरेश बोला, गला सूखा जा रहा है, कैलाश तुम पानी ढूंढो। हाँ हाँ कैलाश, जल्दी से पानी ढूंढ कर लाओ, मेरा भी गला प्यास से सूख रहा है। हाँ, मैं इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ। तुम सुरेश का ध्यान रखना, मैं जल्द ही जल लेकर लौटूंगा। जो ही कैलाश पानी लेने के लिए चला गया, फौरन सुरेश उठ खड़ा हुआ। अरे तुम तो चंगे भले हो, फिर प्यास का नाटक क्यों किया? अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मैंने यह सब कैलाश को यहाँ से हटाने के लिए किया है, ताकि मैं तुमसे एक जरूरी बात कर सकूं। ऐसी क्या बात थी मित्र, जो कैलाश के सामने नहीं कही जा सकती थी? बात यह है कि यदि तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक हम दोनों ही बन सकते हैं। क्या मतलब? क्या कैलाश का उसमें कोई हक नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह उस स्थान तक पहुँचे। यदि तुम मेरा साथ दो तो यह कार्य आसान हो सकता है। सोचने में समय व्यर्थ ना गवाओ, कैलाश किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। मौका मिलते ही हम दोनों कैलाश का काम तमाम कर देंगे और सिर्फ हम दोनों ही खजाने के असली मालिक बनेंगे। लेकिन यदि कोई गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे। हाँ, मुझे मंजूर है। अरे वो देखो, कैलाश इधर ही आ रहा है, अब चुप रहना। कैलाश वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा, ये लो राकेश, सुरेश को जल्दी पानी पिला दो। हाँ हाँ, लाओ पानी मुझे दो, मैं पिला देता हूँ। पानी पीते ही सुरेश गहरी सांस लेकर उठ बैठा। अपनी धूर्तता को छुपाते हुए नम्रता भरे स्वर में बोला, आहा, अब जाकर राहत मिली है, वरना प्यास के मारे तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे थे। इसके बाद बारी बारी से सबने पानी पिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन सुरेश को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर कैलाश से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। उन सबको चलते चलते एक दिन और बीत गया, परंतु एकाएक सुरेश का मन प्रसन्नता से खिल उठता है। वह सोचता है, इस झरने में गिरने के बाद कैलाश की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। सुरेश सबसे कहता है, तुम सभी यहीं पर ठहरो, मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर देख आता हूँ कि अभी यह रास्ता कितना लंबा है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सुरेश कहता है, कैलाश और राकेश, तुम लोग भी ऊपर आ जाओ और देखो कि कैसे प्रकृति ने नीचे कितना अच्छा मौसम बना रखा है। कैलाश और राकेश भी पहाड़ी पर चढ़ गए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगे। तभी सुरेश ने कैलाश को पहाड़ी से धक्का दे दिया और कैलाश पहाड़ी से नीचे गिर गया। सुरेश अपनी सफलता के पूर्ण होने पर बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी योजना पूर्ण हो गई राकेश, हमारे मार्ग का कांटा अब दूर हो गया। अब खजाने के सिर्फ हम दोनों ही मालिक होंगे। राकेश पहले कुछ डर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह भी सुरेश की खुशी में शामिल हो गया। फिर वे दोनों अपने मार्ग पर निकल पड़े। उन्हें कैलाश की मौत का जरा भी अफसोस नहीं था। कुछ ही समय बाद राकेश व सुरेश अपनी मंजिल से दूर नहीं थे। जरा तेज कदम बढ़ाओ राकेश,
अब वह मंजिल दूर नहीं है। हीरालाल ने जिस जंगल के बारे में कहा था, यह वही जंगल है। इस जंगल के समाप्त होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी। मेरे ख्याल से हमें कुछ देर यहीं रुककर आराम कर लेना चाहिए। दोनों बैठकर जंगल में आराम करने लगे और राकेश सोचने लगा। अगर सुरेश ज्यादा खजाने के लालच में कैलाश को मार सकता है तो, या ज्यादा खजाने के लिए मुझे भी तो मार सकता है। क्यों ना मैं एक कार्य करूं, मैं इसे मार देता हूं और सारा खजाना खुद रख लेता हूं। अब राकेश सुरेश को मारने की योजना बनाने लगता है। एक रात राकेश मौका पाकर सुरेश का गला रेत कर उसे मार डालता है। वह सुरेश को मारकर दुखी तो था, लेकिन खजाने की लालच में वह यह सब भूल गया था। वह खजाने की लालसा में आगे बढ़ने लगा। जब वह जंगल पार करके पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा, तो जंगल में रह रहे कुछ आदिवासियों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। हमला करके उन आदिवासियों ने राकेश को बंदी बना लिया और पूर्णिमा की रात उसकी बलि दे दी गई। उधर कैलाश को पहाड़ियों से गिरने की वजह से कुछ गंभीर चोटें आ गई। वह एक वैद्य द्वारा बचा लिया गया था। कुछ दिन उसका वैद्य के यहाँ उपचार चला। उसके बाद वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया था। अब वह अपने गांव वापस लौट गया। वह मेहनत से कार्य करने लगा और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। उसे यह पता चल गया था कि उसके दोनों मित्र कपटी व लालची थे। हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। धन दौलत की लालच में आकर कोई कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो आपका घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो।